जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का क्वेश्चन हम देखेंगे। और इस टॉपिक में हम सभी पहले न्यूटन के सभी नियम देखेंगे और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पर रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन सब बनेंगे सिर्फ क्वेश्चन से नहीं रहेगा, उसका डीपली में एनालिसिस थ्योरी के साथ हम चलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, उसका यहाँ पे थ्योरी हम देखेंगे। देखिए थ्योरी कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कंटेंट बनाया गया है। तो इसमें हम ग्रुप डी के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन रहेगा साइंस का। ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक में यही देखेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक तत्व अधिक विद्युतीय धनात्मक होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा दो ब्लॉक का तत्व होता है विद्युत धनात्मक होता है? एस, पी या सी या एफ? कौन सा ब्लॉक का तत्व सबसे विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक का तत्व जो होता है सबसे अधिक विद्युत का धनात्मक होता है। कौन सा? एस ब्लॉक का तत्व है। अब पूरा इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, विद्युत धनात्मक किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन दान करने और धनायन बनाने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। कम आयनीकरण ऊर्जा वाले तत्वों को विद्युत धनात्मक माना जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक तत्वों के आवर्त सारणी में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। एस ब्लॉक में समूह एक और समूह दो, यानी कि एक मतलब क्षार धातु होता है और समूह दो में क्षारीय मृदा धातु होते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम एक्स एस कक्षक में क्रमशः एक या दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे हम। इसे समझने के लिए गणितीय संबंध आयनीकरण ऊर्जा से जुड़ा है, जो कि गैसीय अवस्था में एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। क्षार धातुओं के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनात्मक आवेश से दूरी के कारण आसानी से हटा दी जाती है, इसलिए उसमें आयनीकरण ऊर्जा कम होती है। ये सभी थ्योरी है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे। आगे दिया यहाँ पे कि आवर्त सारणी में प्रवृत्ति यह है कि आयनीकरण ऊर्जा बाएं से दाएं बढ़ती है। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति आयनीकरण ऊर्जा में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, यानी कि परमाणु आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार घटने के कारण होता है और यह ऊपर से नीचे के घटते हैं। परमाणु का आकार परीक्षण प्रभाव में वृद्धि, इसलिए एस ब्लॉक का तत्व अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। आगे, एस ब्लॉक के तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण उनके धातुओं के गुणों में ताप, विद्युतीय की अच्छी चालकता, चमकीली चमक, लचीलापन और नम्यता में योगदान देता है। इसलिए ऐसा क्योंकि सामान्य रूप से धातु में इलेक्ट्रॉन दान करने तो धनायन बनने की प्रवृत्ति होती रहती है। ये अगला पॉइंट है इसका, उनके उच्च विद्युतीय धनात्मक उनकी मजबूती अभिक्रियाशीलता को भी स्पष्ट करते, विशेष रूप से अधातुओं के साथ जो विद्युतीय ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। चरम उदाहरण क्षार धातु होती है जो जल के साथ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन 17 तत्वों का होता है, के साथ हिंसक अभिक्रिया करके लवण बनाती है। ये पूरा थ्योरी हो गया। एक क्वेश्चन पे कितना थ्योरी हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो तत्व कौन से समूह में रखा गया है? बताना है यहाँ पे कि आवर्त सारणी में किसी तत्व का एम इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 4 है, तो तत्व किस समूह में रखा गया है? बताइए। तो ये तत्व कौन सा समूह में रखा जाता है? तो 2 8 4 जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसका भी तत्व 14 के समूह होते हैं। किसका? 14 का ये समूह होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें हम जानेंगे, पूरा एनालिसिस करके डीपली में यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर्त सारणी तत्वों को उनका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जिससे तत्व के गुणों में प्रवृत्ति का पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन कोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणों के को निर्धारित करता है। आगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और परमाणु का अभिक्रियाशील निर्धारित करते हैं। आवर्त सारणी में समूह तत्वों को उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार 18 ऊर्ध्वाधर समूह में व्यवस्थित किया जाता है। ये क्वेश्चन जो कि अगले बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता था, क्योंकि डायवेनाइरर के त्रिक उपलब्धि क्या थी? डावेनराइनर के त्रिक उपलब्धि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तत्वों के परमाणु
तत्वों के गुणों का परमाणु भार संबंध स्थापित करने का प्रथम प्रयास उसको डाबरेनाइरर की उपलब्धि हासिल किया जाता। अब पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि डाबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहलाता है। तो डाबेराइनर ने तत्वों के तीन यानी कि त्रिअर्ध तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। तीन तत्वों के समूह को इस प्रकार बनाया गया था कि परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंकगणित मध्य यानी कि औसत के क्या था, बराबर था। आगे दिया है यहाँ पे कि यह नियम 1817 में जोहान वोल्फगैंग डोबराइनर नामक एक जर्मन रासायनिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1817 में। उदाहरण में हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ये त्रिक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब आता है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम का समान गुण है? तो लिथियम में होता है, सोडियम का समान गुण लिथियम होता है न्यूलैंड का अष्टक के नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि अब इसमें हम देखेंगे 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूंडस ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु भार के क्रमिक व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी कि हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त हुआ जो कि 56वां तत्व था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8 तत्व में पहले के समान गुण है, इसलिए उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले सप्तक से की, इसलिए इन्हें अष्टक का नियम कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट है, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार लिथियम सोडियम के गुण समान पाए जाते हैं। न्यूलैंड का अष्टक के नियम के अनुसार लिथियम और सोडियम दोनों का गुण क्या होता है? समान होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 राइबोसोम। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके कार्यस्थल है? राइबोसोम तो प्रोटीन के संश्लेषण के कार्यस्थल है राइबोसोम, ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं होती है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे वे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉन पलाडे द्वारा सघन कोड़ों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो अब इसमें हम देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो कि 80 एस का होता है, यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि 70 एस का होता है, कोशिका द्रव्य में होता है और साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, राइबोसोम के एक उप एकक है, यानी कि 80 एस राइबोसोम 60 और 40 एस के उप एक बने हैं। 70 वाला 50 से 30 एस के उप एकक से बने होते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम का। क्वेश्चन नंबर 6 प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश की तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा? एक अनुप्रस्थ तरंग है जो प्रकाश की तरंग है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 गतिमान बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है तो बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके से की जाती है? तो ये सबको पता है, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार ये किया जाता है कि अगर या बस में खड़ा कोई व्यक्ति अचानक आगे गिर जाता है या पीछे गिर जाता है तो न्यूटन के नियम के अनुसार होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार गतिमान बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुकती है, तो ये न्यूटन के पहले नियम के अनुसार होता है। अब यहाँ पर हम न्यूटन के सभी नियम हम यहाँ पे देखेंगे। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड विराम अवस्था है या एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है तो विराम अवस्था या स्थिर गति में एक सीधी रेखा में चलता रहेगा जब तक कोई बाह्य बल द्वारा इस पर काम न किया जाए। ठीक है, ये था। आगे है यहाँ पे कि इस परिकल्पना को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम पहले गैलीलियो द्वारा पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए तैयार किया गया था और बाद में रेने रेकार्ड्स द्वारा सामान्यीकृत किया गया। गैलीलियो से पहले सोचा गया था कि सभी क्षैतिज गति को प्रत्यक्ष कारण की आवश्यकता है। फिर भी गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से कहा कि गति में एक पिंड तब तक गति में रहेगा जब तक कि एक बल के कारण विराम नहीं मिल जाता। न्यूटन के दूसरा नियम उन प्रयोजनों का एक मात्रात्मक वर्णन है जो पिंड की गति का बल का उत्पन्न करता है। इसमें कहा गया है कि किसी पिंड के
संवेग के परिवर्तन के समय के दर पर लगाए गए बल और परिणामी दिशा दोनों बराबर होता है। ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा ये थ्योरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे। किसी पेन का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। गति की तरह गति के सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पिंड पर लागू बल, गति, दिशा दोनों परिणाम बदल सकते हैं। ऐसे पिंड जिसका द्रव्यमान m है, इसे F बराबर ma द्वारा लिखा जा सकता है, जहाँ F बल और a त्वरित सदिश राशि है। यदि किसी निकाय शुद्ध बल उस प्रकार करता है तो यह समीकरण द्वारा त्वरित होती है। इसके विपरीत यदि किसी निकाय को त्वरित नहीं किया जाता तो उस पर कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम देखते हैं। जब दो निकाय परस्पर प्रभाव डालते हैं तो एक दूसरे के बराबर परिणाम में विपरीत दिशा में बलों लागू करते हैं। तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह नियम स्थिर संतुलन समस्याओं के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है, जहाँ सभी संतुलित है, लेकिन यह समान या त्वरित गति वाले निकाय पर भी लागू होता है। ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार मेज पर पुस्तक बराबर और विपरीत बल लागू करते हैं। यह बल तब होते हैं जबकि पुस्तक का वजन मेज के थोड़ा विकृत का प्रयत्न करती है। तो न्यूटन के तृतीय नियम गति का यह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पित्त रस, अग्नाशी रस को कहा जाता है। ठीक है, किसको? अग्नाशी रस, पित्त रस को। अंगों द्वारा स्त्रावित रस अग्नाशी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। पित्त रस जो होता है यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा को अणुओं से तोड़ने में सहायक होता है। अग्नाशी रस अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशी, लाइपोज, न्यूक्लियोज और लाइपोज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस का स्त्राव हार्मोन स्त्रावी कोलिस्टिक्विनिन द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक है, आगे लाइपोज वसा का एक पाचक एंजाइम है। टाइलन लार का एक पाचक एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पचाने में सहायता करने के लिए मानव अमाशय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ग्राहम का नियम है ये कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो ग्राहम का नियम है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? ट्रिटियम का है। कौन सा है? ट्रिटियम का ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। किसी की? ट्रिटियम का। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। फसल संयंत्र कवक रोग निम्न में से कौन सा है? कवक रोग। तो कपास की विल्ट ये कवक रोग का उदाहरण है। कपास की विल्ट ये कवक रोग की उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश गति को किसने मापा था? तो ओलास रोमर द्वारा प्रकाश गति को सबसे पहले मापा गया था। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा तो लाइक। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं पहले हम। एक दो क्वेश्चन और है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? क्योंकि गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलने के लिए गिरगिट रंग बदलता है। ध्यान रखिएगा, गर्मी के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? स्टार क्वीन नेबुला के रूप में मेसियर 16 को जाना जाता है। मेसियर 16 स्टार क्वीन नेबुला के रूप में हम जानते हैं। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये 20% जो होता है ये मस्तिष्क में कुल रक्त इस्तेमाल किया जाता है, 20% शरीर का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे अच्छा लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।